हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th का केमिस्ट्री। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 7 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल ग्रुप फर्स्ट सेकंड, उसके बाद ग्रुप 13, 14, 15 हम ऑलरेडी 11th में देख चुके। रिमेनिंग जो पार्ट है अभी हमें देखना है। तो ये एक थेरोटिकल टॉपिक है और बहुत सारा 11th पे बेस है, इसलिए 11th के वो 2-3 चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना ज़रूरी है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि पीरियोडिक टेबल को एक बार अच्छे से पढ़ लो, जो चैप्टर है 7 नंबर का 11th का उसे। तो इसका आज लेक्चर नंबर 3। आज हमें देखने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एनामलस बिहेवियर देखा था ऑक्सीजन और फ्लोरीन का। आज हमें देखना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। तो आज का है लेक्चर नंबर 3। चल रहा है चैप्टर नंबर 7 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, 17 फ्लोरीन फैमिली एंड 18 नोबेल गैस की बात कर रहे हैं हम विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो आज हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इतने प्रॉपर्टीज़ देखने हैं। पहली प्रॉपर्टीज़ सबके लिए देखनी है हमें ग्रुप 16, 17 एंड 18 के लिए। ऑक्सीडेशन नंबर की थोड़ी सी बात लास्ट लेक्चर में हो चुकी है, आज थोड़ा डिटेल में देखेंगे। केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, इनका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कैसी है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, इनकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी कैसी है। एक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन के साथ इनकी रिएक्टिविटी कैसी है। एंड रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द मेटल। तो चलो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलो सबसे पहले हमें बात करनी है ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। हम देखेंगे पहले ग्रुप 16 का ऑक्सीडेशन नंबर। तो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स कौन से होते हैं जिनको ऑक्सीजन फैमिली कहा जाता है। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। इस पर कभी कभी क्वेश्चन भी आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहा जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16। तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करनी। तो हमें पता है जो ग्रुप 16 के एलिमेंट होते हैं उनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, जनरल NH2 NP4। ओके, ये होता है उनका। तो नोबेल इलेक्ट्रॉनिक गैस कन्फिग्रेशन के लिए, मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाने के लिए इनको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है। इनको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, क्योंकि लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन से 8 ला करने के लिए कितने कम पड़ रहे हैं, उनको 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं। तो इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं किसी और के साथ, और क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उनका नोबेल गैस जैसा हो जाएगा। तो क्या होगा, ये क्या करते, E2 माइनस आयन फॉर्म करते, जैसे ऑक्सीजन 2 माइनस, सल्फर 2 माइनस, ऐसे क्या करते, ये आयन फॉर्म करते। ओके, तो 2 माइनस का मीनिंग क्या होता है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, गेन किए। इन जनरल अगर E कोई एलिमेंट का सिंबल है इनके, तो इन पे कौन सा चार्ज आएगा, E2 माइनस। मतलब ये एलिमेंट -2 स्टेट वाला क्या करते हैं, आयन फॉर्म करते हैं। कभी कभी ये क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर भी करते हैं, जैसे 2 ऑक्सीजन O2 में क्या कर रहे हैं, दोनों ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को शेयर भी कर रहे हैं। तो कभी कभी सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते, कभी कभी इलेक्ट्रॉन शेयर भी करते हैं। और 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की एबिलिटी, जैसे ऑक्सीजन के बीच में 2 कोवैलेंट बॉन्ड है, तो इनकी ऐसी एबिलिटी कि 2 कोवैलेंट बॉन्ड क्या कर सकते हैं, ये बना सकते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए था, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए था -2 एंड +2, इतना होना चाहिए था। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग आ रहा है। क्या हो रहा है, पहले हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन के बारे में। तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का तो लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं, एनामोलस बिहेवियर है। ऑक्सीजन क्या करता है, इसका मोस्ट ऑफ टाइम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 2 होता है। जैसे कि H2O में 2 होता है, -2 होता है। बट क्या है इसका, जब भी ये क्या होगा, OF2 के साथ होगा, फ्लोरीन के साथ ज्वाइन होगा, तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर आता है +2। जब ये पेरोक्साइड लिंकेज में होगा, तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर आता है -1। जब ये सुपर ऑक्साइड के साथ फॉर्म होगा, तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर आता है -1/2। तो ये उसके कुछ कंडीशन थे, ये तो हम 11th में भी पढ़ चुके हैं रेडॉक्स रिएक्शन में भी, कि फ्लोरीन उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए फ्लोरीन का अगर -1 है तो इसका कितना आएगा, +2। यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज में क्या होता है,
ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज को पेरोक्साइड लिंकेज, तो दो ऑक्सीजन के बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन की पेयर है ना ही ये खींच सकता है ना ही ये खींच सकता है, तो यहाँ पे पार्शियल चार्ज फॉर्म नहीं होंगे, तो ऐसे कंडीशन पे -1 +1 ऐसे चार्ज आता है। और सुपर ऑक्साइड की भी हम बात कर चुके हैं कि उस सुपर ऑक्साइड में भी क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -12 होगा। तो क्या होगा, तो जो ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव इसलिए -2 होगा, फ्लोरीन उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है इसलिए फ्लोरीन के साथ ज्वाइन होगा तो +2 होगा। जब ये पेरोक्साइड लिंकेज में होता है जैसे H2O2, उसके बाद दूसरा पेरोक्साइड का एग्जांपल है Na2O2, इसी कंडीशन में उसका क्या होता है, -1 होता है। और जब सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में होता है तो -1/2 होता है। ये हो गई ऑक्सीजन की बात। बाकी मेंबर की बात करते, जो रिमेनिंग मेंबर है ग्रुप के वो कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते, वो दिखाते +2 दिखाते, +4 दिखाते, +6 बाद में लिखेंगे, +4 दिखाते, उसके बाद +6 दिखाते। ओके, और ये जो मोस्ट कॉमन इनमें से उनका ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +4 एंड +6, मतलब रेयरली +2 दिखाएंगे। मोस्ट कॉमन कौन सा है, +4 एंड +6। ओके, तो ये जो होती है स्टेबिलिटी हायर, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन, तो क्या होगी, स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा स्टेबल होता है तो +6 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, ग्रुप में डिक्रीज होती है नीचे आते वक्त। ओके, और स्टेबिलिटी क्या होगी, लोअर जब होती है तो +4 क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो बॉन्डिंग इन +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इज द क्या होता है, प्राइमरीली कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो इन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जो ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी मेंबर है ग्रुप के वो क्या करते, कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्म करते। तो ये था ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ग्रुप 16। अभी हमें ग्रुप 17 की बात करनी। तो ग्रुप 17 में कौन है, तो ग्रुप 17 मतलब हमें देखना है हैलोजन, फ्लोरीन फैमिली या फिर हैलोजन की बात करते। इस पे भी क्वेश्चन आता है कभी कभी। क्या क्वेश्चन होता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17। तो ग्रुप 17 की बात हो रही है, अभी मैंने 16 ही लिख दिया वापस। तो ग्रुप 17 में देखो, तो ग्रुप 17 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, NH2NP5। मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाने के लिए इनको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन। जनरली ये कौन सा आयन फॉर्म करते हैं, E-1, जैसे कि F-, Cl-, Br-, I-, ऐसे क्या करते आयन वो फॉर्म करते, E फॉर एनी एलिमेंट फ्रॉम द हैलोजन फैमिली। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, इनर्ट गैस जैसा होने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करते। तो इनके पास 2 चांस है, एक तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं जैसे कि HF के केस में होता है। ओके, गेन कर सकते हैं, या HF के केस में क्या होता है, वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन क्या कर रहा है, शेयर कर सकता है। तो इनके पास 2 चांसेस है एक इलेक्ट्रॉन लाने के लिए, एक तो क्या कर सकते, इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते या फिर इस इलेक्ट्रॉन को वो शेयर कर सकते, और उनका आयन ऐसे होता है। तो जनरली इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए था, कोवैलेंट बॉन्ड जब फॉर्म करेंगे तो जनरली होना चाहिए था -1, क्योंकि ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाइयर। बट यहाँ पे भी थोड़ा सा वैरी हो रहा है। क्या हो रहा है, देखो सारे केसेस देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लोरीन की। तो जो फ्लोरीन होता है हैलोजन फैमिली में से फ्लोरीन, इसका हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही होता है, इसमें कभी भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों, क्योंकि अमॉन्ग द पीरियोडिक टेबल हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में नहीं है, तो किसी के भी साथ जोड़ दो, इसका हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -1 ही रहेगा। ओके, बाकी मेंबर की बात करते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है मोस्ट ऑफ टाइम। बहुत बार ये +1 दिखाते, +3 दिखाते, +5 दिखाते, +7 भी दिखाते, डिपेंड ये किसके साथ ज्वाइनिंग है। क्योंकि मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है
कि याद रखो कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस है सबसे हाईएस्ट होगा फ्लोरीन, सेकंड नंबर पे होता है ऑक्सीजन, थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन, और क्लोरीन का ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ही है। अगर ये इनसे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ज्वाइन होते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा आएगा, प्लस आएगा। अगर इनसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ज्वाइन होंगे तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, -1 होगा। तो हैलोजन एग्जिबिट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन समटाइम एग्जिबिट +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, और फ्लोरीन का हमेशा क्या होता है, -1 ही होता है, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट। पूरे पीरियोडिक टेबल में ये एक ही ऐसा बंदा है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी चेंज नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, -1 ही रहेगा। तो इस पे आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, देखो क्या क्वेश्चन है। फ्लोरीन शोज ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, थोड़ा शॉर्ट में लिखा है मैंने, while other halogen shows -1, +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसे हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो क्यों फ्लोरीन का -1 ही होता है और बाकी लोगों का वैरी होता है, फ्लोरीन का क्यों वैरी नहीं होता? तो सबसे बड़ा रीज़न उसका है कि फ्लोरीन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, तो फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखो क्या है, 9। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगा, 1s2, 2s2, 2p5। इसके पास d ऑर्बिटल है क्या, तो इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, इसके इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में एंटर ही नहीं करते, तो इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है। ओके, तो ये एक रीज़न है कि फ्लोरीन एटम हैज़ नो d ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल, उसके वैलेंस शेल में कोई भी d ऑर्बिटल नहीं है, इसीलिए इसका ऑक्टेट कभी भी एक्सपांड नहीं होता। बाकी लोग क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट क्या करते हैं, एक्सपांड करते हैं, क्योंकि इनके पास d ऑर्बिटल भी है। ये अपना ऑक्टेट एक्सपांड नहीं करता क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, इसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, एक तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या तो फिर शेयर करेगा। तो फ्लोरीन क्या है, दूसरा रीज़न है, ये एक रीज़न हुआ है कि d ऑर्बिटल नहीं है। दूसरा ये क्या है, रीज़न ये है कि जो फ्लोरीन है वो क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है पूरे पीरियोडिक टेबल में, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे हाईएस्ट है। ओके, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या रहेगा, -1 ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। अभी बाकी की बात करते हैं, जैसे कि उन्होंने बोला है कि अदर हैलोजेंस कौन से होंगे, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा। ये कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते, -1 दिखाते, +1 दिखाते, +3 दिखाते, +5 और +7 तक जाते। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो बाकी के हैं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट वैरी हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, एज कंपेयर टू फ्लोरीन क्या है, ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ओके, तो ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है देन द फ्लोरीन, एंड इनके पास क्या होता है, एम्प्टी d ऑर्बिटल होता है। तो इनके पास क्या होता है, एक एम्प्टी मतलब खाली है लेकिन प्रेजेंट है d ऑर्बिटल, कहाँ पे, वैलेंस शेल में। तो ये क्या करते, अपना जो ऑक्टेट होता है उसे क्या करते, एक्सपांड करते ऑक्टेट को। तो ऑक्टेट को एक्सपांड करने के चक्कर में कभी कभी उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, इतना बड़ा वैरी होता है। तो दो रीज़न है, फ्लोरीन के पास d ऑर्बिटल नहीं है उसके वैलेंस शेल में, और दूसरा रीज़न है कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है पूरे पीरियोडिक टेबल में, इसलिए उसका -1 होगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का क्या है, इनके पास क्या होता है, एम्प्टी d ऑर्बिटल होता है, वो उसे कोशिश करते हैं उससे भरने की, कैसे, बाय ऑक्टेट एक्सपांड करके। और दूसरा रीज़न है कि ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है दैन फ्लोरीन, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन स्टेट वैरी होता है और इसका क्या होता है, फिक्स होता है। तो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 143 पे दिया है ट्राई दिस करके। तो एक टेबल दिया है, मैंने टेबल नहीं बनाया, तो टेबल दिया है उन्होंने ऐसे, और आपको वो टेबल कंप्लीट करने के लिए बोला है। तो टेबल के कंटेंट क्या क्या है देखो, पहला है रो एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड, तीसरा ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब यहाँ पे हमें ऑक्सीजन का, यहाँ पे ऑक्सीजन का, यहाँ पे सल्फर का और यहाँ पे फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। तो हमें पता है, हम 11th में पढ़ चुके हैं, इसका अगर +1 है तो इसका कितना होगा, -2, इसका -2 है तो इसका कितना होगा, +2, इसका +1 है तो सल्फर का कितना होगा, -2, इसका +1 है तो इसका कितना होगा, -1। तो इसे आपको टेबल कंप्लीट करने के लिए दिया। और एक टेबल है, दूसरा भी है, दूसरा टेबल ये है देखो, मतलब यहाँ पे
हमें Sc का यहाँ पे, Sc का यहाँ पे, T का और यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। तो देखो इसका होगा -2 तो इसका आएगा +4। कैसे करते पता है ना, याद है ना क्या करना है? जिसका हमें फाइंड करना है उसका हम x कंसिडर करते थे। ये 2 टाइम प्रेजेंट है, एक का कितना है -2, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब क्या है न्यूट्रल स्पेसिस है, सो 0। x - 4 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी +4। 11th में हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट का पूरा चैप्टर हो चुका है, आई होप याद है। तो यहाँ पे आएगा +4। दूसरे का भी मैं करके दिखाती हूँ। Sc को हमने x कंसिडर किया, 3 टाइम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन का होता है -2, सिर्फ फ्लोरीन के साथ +2 होगा। तो क्या होगा x - 6 = 0 क्यों लेना है? क्योंकि न्यूट्रल स्पेसिस है, मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी +6। थर्ड देखो T का x कंसिडर करते हैं, 6 टाइम फ्लोरीन, एक फ्लोरीन का होता है -1, तो क्या होगा x - 6 = 0, तो कितना आएगा? ये भी +6 आएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन का होता है +1, ऑक्सीजन का होता है -2, तो क्या होगा +1 + -2 + x = 0, तो ये कितना होगा x - 1 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी +1, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1। तो ये है वो टेबल हमने कंप्लीट कर दिया है। कभी कभी ऐसे भी 2 मार्क के लिए टेबल कंप्लीट करने का भी क्वेश्चन आ जाता है। अभी हमें देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द ग्रुप 18। तो चलो अभी ग्रुप 18 की बात करनी हमें नोबल गैसेस के बारे में, कि नोबल गैसेस का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होगा। इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, कमेंट नोबल गैसेस आर 0 वैलेंट एंड एग्जिबिट इन द मोनो एटॉमिक गैसेस। तो ये क्या है, 0 वैलेंट होते हैं और मोनो एटॉमिक गैसेस में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे बताना है। तो हमें पता है ये जो नोबल गैसेस होते हैं इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो स्टेबल होता है। क्या होता है? जनरल NH2 NP6। तो जो p ऑर्बिटल है वो p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। ना ही इनके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, ना ही इनके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, और ना ही शेयर करने के लिए, जगह ही नहीं इनके ऑर्बिटल में। तो इनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने की वजह से ये कम्प्लीटली फिल्ड है, इसका ऑर्बिटल ये भी कम्प्लीटली फिल्ड है और लास्ट भी कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है। सो दे हैव नो टेंडेंसी टू गेन, ना ही गेन करेंगे, ना ही लूज करेंगे, और ना ही शेयर करेंगे। इनके पास ये इनकी टेंडेंसी नहीं है, क्योंकि इनका ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है, तो इनकी टेंडेंसी नहीं है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है 0 वैलेंट। और 0 वैलेंट होने की वजह से ये कौन से फॉर्म में होते हैं? ये हमेशा होते हैं मोनो एटॉमिक गैसेस के फॉर्म में होते। मोनो एटॉमिक गैसेस मतलब सिंगल फॉर्म में होंगी, जैसे He, उसके बाद Ar, उसके बाद Ne, उसके बाद Kr। ये क्या ऐसे मोनो एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनको ज़रूरत ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन गेन करे, लूज करे, शेयर करे। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि इनका ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? 0 वैलेंट कहा जाता है। फिर भी अगर इनके पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ तो होगा। तो चलो थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करते हैं। 0 वैलेंट है वो तो पता चला। तो क्या होता है, इनमें से जो जेनॉन होता है, तो जेनॉन के अभी जो है बहुत सारे क्या है कंपाउंड मिले, तो जो जेनॉन होगा, बाकी किसी के भी नहीं है, जेनॉन जो होगा हैज़ द लार्ज एटॉमिक साइज। इसके एटॉमिक साइज क्या है? लार्ज है। तो जेनॉन हमें पता है ये क्या है? एक इनर्ट गैस ही है। इसकी एटॉमिक साइज लार्ज है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 54 है। ओके, तो एटॉमिक साइज क्या है? इसकी लार्ज है, और इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है लो है। मतलब अगर इसके आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो कम एनर्जी में भी वो इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं? इसके आउटर मोस्ट सेल से निकल सकते। ओके, एज कंपेयर टू हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन। अगर इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? लोअर है, मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको निकालना के लिए कम एनर्जी लगती है। अगर इसको हम कंपेयर करें हीलियम के साथ, नियॉन के साथ, आर्गॉन के साथ और क्रिप्टॉन के साथ, इनके बाद आता है। ओके,
इनके साथ अगर कंपेयर करें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़ेनॉन का क्या होता है, कम होता है, एटॉमिक साइज लार्ज है, तो लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, थोड़ा सा ईजी है, कम एनर्जी में वो इलेक्ट्रॉन निकल जाते। इट्स आउटर मोस्ट सेल हैज़ द डी ऑर्बिटल, इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, डी ऑर्बिटल है। तो जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा था तब मैंने आप लोगों को बताया था, तो डी ऑर्बिटल है, पेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वैलेंस डी ऑर्बिटल में, और क्या है वहाँ पे डी ऑर्बिटल में एक एम्प्टी डी ऑर्बिटल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन वहाँ पे भी क्या हो सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट में वहाँ पे भी शिफ्ट हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये क्या करेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन कैन बी शेयर्ड विद द फ्लोरीन और ऑक्सीजन। तो ये ज़ेनॉन क्या करता है, उसके जब क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट से कुछ इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में चले जाते हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन कभी कभी ऑक्सीजन के साथ, कभी कभी फ्लोरीन के साथ क्या करता है, शेयर करता है। गेन और लूज नहीं करेगा, क्या करेगा, शेयर करता है और कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। इसलिए ज़ेनॉन क्या कर सकता है, कोवैलेंट कंपाउंड है और इसका कोई कुछ तो ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये कोवैलेंट कंपाउंड क्यों है, क्योंकि इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी लोअर है, इसकी एटॉमिक साइज बड़ी है, इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है, नीचे के ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में चले जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में, और वो अनपेड इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। तब क्या करता है, ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, और ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, और कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से इसका कुछ तो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, सिर्फ ज़ेनॉन का होगा, बाकी किसी का भी नहीं होगा। तो चलो ज़ेनॉन के कुछ कंपाउंड देख लेते हैं। तो चलो आपके एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेप ऑफ ज़ेनॉन इन फॉलोइंग कंपाउंड। तो हमें हर कंपाउंड में क्या करना है, यहाँ पे ज़ेनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। ओके, सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का होगा -1, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ, ज़ेनॉन को x कंसिडर करते, 4 ऑक्सीजन फ्लोरीन है, एक का -1 है और न्यूट्रल स्पीसीज है, तो क्या हो जाएगा, x - 4 = 0, तो x कितना होगा, +4, मतलब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +4। फ्लोरीन उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऑक्सीजन भी। यहाँ पे इसका होगा -1, इसका होगा -2, इसे x कंसिडर करते। ओके, मैं जानबूझ के आप लोगों को सॉल्व करवा के दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को याद आना चाहिए, 11th में हमने देखा है। तो x + 1 टाइम प्रेजेंट है ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है -2, + 4 टाइम प्रेजेंट है फ्लोरीन, एक फ्लोरीन का होता है -1, और न्यूट्रल स्पीसीज इसलिए 0। तो क्या होगा, x - 2 - 4 = 0, तो x = कितना आएगा, +6, मतलब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6 है। थर्ड देखो, इसे x कंसिडर करते हैं -2, तो x + 2 × 3 टाइम प्रेजेंट है ना, 3 टाइम प्रेजेंट, 3 × -2 = 0, x - 6 = 0, तो ये भी कितना होगा, +6 होगा x की वैल्यू। यहाँ पे देखो, इसका होगा -1, x + 6 × -1 क्या हो जाएगा, x - 6 = 0 है, =0, तो यहाँ पे भी क्या होगा, +6 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे -1 है, तो ये कितना बन जाएगा, +2। तो यहाँ पे ज़ेनॉन के ऐसे क्या है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आते हैं, +4 +6 +6 +6 +2। तो ये क्या है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे ज़ेनॉन के अलग अलग, और इन सब के साथ क्या कर रहा है, वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। चलो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी हमें देखनी है अभी, केमिकल रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के टूवर्ड्स हमें देखनी है केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहला हमें देखना है ग्रुप 16 के बारे में। कभी कभी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 16 ऑफ एलिमेंट टूवर्ड्स द हाइड्रोजन। तो हमें पता है ग्रुप एलिमेंट जो 16 होता है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, तो ये 16 के जो मेंबर होंगे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, यहाँ पे हाइड्राइड बनाते। ओके, तो हाइड्राइड्स बनाते हैं, तो कौन से हाइड्राइड, इन हाइड्राइड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, H2E। तो H2E फॉर एनी एलिमेंट, तो यहाँ पे मैं ग्रुप 16 का क्या है, एलिमेंट लिख रही हूँ। तो ये हाइड्राइड बनाएंगे, तो कौन से हाइड्राइड बनाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बना सकते H2O, H2S, H2SE,
H2TE H2PO। तो ये इनके क्या है, हाइड्राइड। ओके, तो ये हाइड्राइड ये बना सकते हैं, इनको कहा जाता है हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। ऑक्सीजन फैमिली के ये हाइड्राइड है। ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, ये हाइड्राइड बना रहे। ओके, तो अभी हमें एक एक के बारे में बात करनी। तो चलो, सबसे पहले हमारे पास है वाटर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये हाइड्राइड बनाए उन्होंने। तो वाटर की बात करते तो वाटर की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो सबको वाटर की प्रॉपर्टीज़ पता है। कलरलेस होता है, ओडरलेस होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके, बाकी क्या है, ये कलरलेस है, ओडरलेस है, और कौन से फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग समझ लो। बट ये जो H2S है, H2SE है, H2TE है और H2PO है, बाकी के जो है एक का लिखा, ये सारे क्या है, कलर्ड है, और इनका बहुत ही ज़्यादा बैड स्मेल आता है। आप लोगों ने शायद क्वालिटेटिव एनालिसिस में H2S को यूज़ किया होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड को। इसका बहुत ही गंदा स्मेल है, तो बैड स्मेल वाले केमिकल है ये। ओके, ये पॉइजनस गैसेस है। वाटर तो लिक्विड फॉर्म में, बाकी सारे कौन से फॉर्म में, गैसेस के फॉर्म में। और ये क्या होते हैं, थोड़े से पॉइजनस गैसेस है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर इनको इनहेल करोगे तो क्या होगा, मे भी हो सकता है कि पॉइजनस इफेक्ट दिखेंगे। ओके, तो जो एम्बिएंट कंडीशंस होते हैं, एम्बिएंट कंडीशन में ये क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं नेचर में, गैसेस फॉर्म में। तो क्या फ़र्क होगा H2O और अदर में, H2O कलरलेस है, बाकी कलर्ड है। H2O का कोई स्मेल नहीं है, ओडरलेस है, बाकी का बैड स्मेल आता है। H2O लिक्विड फॉर्म में, बाकी गैसेस फॉर्म में। H2O हार्मफुल नहीं है, ज़रूरत है उसे हमारी बॉडी के लिए, लेकिन बाकी गैसेस क्या है, पॉइजनस है। तो H2O और बाकी में क्या है, ये फ़र्क है। उसके बाद देखो, ऑल हाइड्राइड्स हैव द एंगुलर स्ट्रक्चर। सारे जो होते हैं हाइड्राइड, उनका एंगुलर स्ट्रक्चर होता है। एंगुलर वी शेप या बेंड स्ट्रक्चर याद है, H2O का ड्रॉ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, इसके पास दो लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे। तो लोन पेयर रिपल्शन ने क्या कर दिया, इसे ऐसे दबा दिया है। इसे क्या कहा जाता है, एंगुलर शेप, या इसे क्या है, बेंड कहा जाता था, बेंड भी कहा जाता है, या फिर उल्टा वी है इसलिए वी शेप कहा जाता है। तो इनका जो होगा हाइड्राइड का, इनका एंगुलर स्ट्रक्चर होता है। क्यों, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है इसका क्या होता है यहाँ पे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन भी हम पढ़ चुके हैं 11th में। तो इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है सेंट्रल एटम का, जो भी होगा सेंट्रल। अभी मैंने ऑक्सीजन दिखाया, लेकिन सल्फर हो सकता है, Ac हो सकता है, Te हो सकता है, PO हो सकता है। तो सबका क्या होता है यहाँ पे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। एंगुलर कह सकते हो, बेंड कह सकते हो, या वी शेप का क्या होता है, इनका शेप होता है। ओके, इनका जो एसिडिक कैरेक्टर होता है हाइड्राइड का, वो क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर, जो उनकी थर्मल स्टेबिलिटी जितनी डिक्रीज होती है उतना क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है, मतलब रूम टेम्परेचर में क्या होते हैं, ये स्टेबल होते। तो थर्मल स्टेबिलिटी इनकी जितनी डिक्रीज होगी, इनका एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, उतना क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये याद रखना है, जितनी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी उतना एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इनका इंक्रीज होगा। ओके, तो इनका स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, कहाँ से डिक्रीज होगी, फ्रॉम H2O टू H2TE, इतने तक ही होती, बीच के सब आएंगे। यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, जैसे ही थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, इनका इंक्रीज होता है। ड्यू टू डिक्रीज इन द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, HF बॉन्ड क्या होता है, ग्रुप में जैसे ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन जो एंथैल्पी होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ऊपर से नीचे जाओगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी क्या होगा, हाइड्राइड का डिक्रीज होगा। ऑल हाइड्राइड्स एक्सेप्ट H2O पजेस द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। सिर्फ H2O नहीं है, बाकी सारे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। वाटर को नहीं यूज़ किया जाता, बाकी सबको रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाएगा। और इनकी जो प्रॉपर्टी है, रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी, वाटर तो नहीं है, बाकी लोगों की कैसे देखो, H2S, उससे थोड़ी ज़्यादा है H2SE, उससे थोड़ी ज़्यादा है H2TE। तो ये क्या है, इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी,
रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मतलब रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट होंगे, खुद का ऑक्सीडेशन करेंगे, बाकी लोगों को रिडक्शन में हेल्प करेंगे, उसे क्या कहा जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इनकी रिड्यूसिंग एजेंट होने की प्रॉपर्टी ऐसी, सबसे ज़्यादा ये होगा, थोड़ा कम ये होगा, H2S सबसे कम होगा, H2O कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता। इस पे आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड ग्रुप 16 इंक्रीजेस फ्रॉम H2O से लेकर H2TE तक क्या है, जो एसिडिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज क्यों होता है, वाई पूछा है। क्वेश्चन है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम H2O टू H2TE, एक्सप्लेन। तो जो एसिडिक कैरेक्टर होता है हाइड्राइड का, वो कहाँ से कहाँ इंक्रीज होता है, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि इनका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो क्या होता है, इनका जो कौन सा बॉन्ड है इनके पास, हाइड्रोजन और इनके एलिमेंट के बीच में बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड है ये क्या होता है, ऊपर से नीचे क्या होता है, डिक्रीज होता है। मतलब ऑक्सीजन, उसके बाद आएगा सल्फर, उसके बाद आएगा SE2PO, तो ऊपर से नीचे क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है। इसीलिए इनका जो होता है जो एसिडिक कैरेक्टर है वो ऊपर से नीचे क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये याद रखना है। और एक क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, राइट द ऑर्डर ऑफ द एंथैल्पी स्टेबिलिटी। तो एंथैल्पी स्टेबिलिटी के ऑर्डर लिखने के लिए बोला है। तो एंथैल्पी स्टेबिलिटी की ऑर्डर क्या होगी, को थर्मल एंथैल्पी की स्टेबिलिटी के ऑर्डर, तो H2O सबसे स्टेबल होगा, H2S मतलब टेम्परेचर चेंज में ये स्टेबल होता है, उसके बाद ये, उसके बाद आएगा H2SE, उसके बाद आएगा H2T। आप लोगों को लग रहा होगा कि हम H2PO की बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो PO है ये रेडियो एक्टिव है, उसके कैरेक्टर थोड़े से अलग हो गए इनसे, इसलिए उसको इसमें कंसिडर नहीं किया जाता। तो ये होंगी इनकी ऑर्डर, कौन सी ऑर्डर, ये थर्मल स्टेबिलिटी की ऑर्डर है। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज होता है तो इनके स्टेबिलिटी, तो वाटर पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, सबसे स्टेबल है, थर्मल स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज़्यादा है, उससे थोड़ी कम H2S की है, उससे थोड़ी कम H2SE की, सबसे कम किसकी है, H2T की। तो ये ऑर्डर होगा थर्मल स्टेबिलिटी का। चलो अभी हमें ग्रुप 17 के बारे में बात करना है, केमिकल रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द हाइड्रोजन। तो ग्रुप 17 मतलब क्या है, ये हैलोजन फैमिली की बात हो रही है अभी। तो चलो अभी ग्रुप 17 हैलोजन की बात करते हैं, और हमें पता है हैलोजन को हम क्या है, कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते। ओके, तो क्या होगा, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू गिव हाइड्रोजन हलाइड। मतलब ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं, हैलोजन रिएक्ट होते हैं और ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन हलाइड बनाते हैं। तो हाइड्रोजन हलाइड मतलब कौन होगा, HF हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। ओके, तो ये क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन हलाइड बनाएंगे। तो X पता है हमें, X मतलब क्या होगा, X इज इक्वल टू क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये हम पढ़ चुके। ओके, ऑर्गेनिक का हमने पूरा चैप्टर देखा है, हैलोजन डेरिवेटिव तब हमने देखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन के साथ क्या है, ग्रुप 17 के एलिमेंट रिएक्ट होके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन हलाइड बनाते। ओके, ये जो हाइड्रोजन हलाइड है इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो देखो बच्चों, इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है एसिडिक स्ट्रेंथ पे। तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ देखो कैसी होगी, HF की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होती है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा एसिडिक HCl होता है, उससे ज़्यादा एसिडिक HBr होता है, और सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। ओके, इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है, तो थर्मल स्टेबिलिटी ये क्या लिखा है मैंने, एसिडिक कैरेक्टर। हाँ, अभी मैं लिख रही हूँ थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब टेम्परेचर के साथ जो उनका स्टेबिलिटी है वो देखो। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है HF, उसके बाद होता है HCl, उसके बाद होता है HBr, और सबसे लेस स्टेबल होगा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी, यहाँ पे HI की होगी। तो ये दोनों ऑर्डर आपको याद रखने। तो क्या होगा ऑर्डर,
और एक ऑर्डर में यहीं पे लिख देती हूँ, तीनों आप लोग अच्छे से एक साथ ही देख लो। मैं तीसरा लिखने जा रही हूँ यहाँ पे, बॉन्ड डिसोसिएशन इन द इंथैल्पी। इंथैल्पी मतलब एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब बॉन्ड ब्रेक करने के लिए लगने वाली एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा HF को लगती है, उसके बाद HCl को लगती है, उसके बाद HBr, और सबसे कम क्या होगा, HI को लगेगी बिकॉज ऑफ द एटॉमिक साइज। तो ये तीनों ऑर्डर आप लोगों को क्या करने, याद रखने। एसिडिक का ऑर्डर ऐसे होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, HI। थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, HF की। टेम्परेचर के चेंज से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब बॉन्ड ब्रेक करने के लिए लगने वाली एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके लिए लगेगी, HF के लिए लगेगी। तो आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है इस पे, pKa वैल्यू ऑफ HCl इज -7 एंड HI इज -10। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है। एक चैप्टर में हमने ये भी देख लिया है। ओके, तो pKa की वैल्यू में क्या होता है, ये डिपेंड होता है pKa की वैल्यू पे। तो pKa की वैल्यू जितनी क्या होगी, स्मॉल होगी, उतना क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ HCl और HI, इसकी वैल्यू है -7.0, इसकी वैल्यू -10.0। तो इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है, -10। नंबर बड़ा है लेकिन साइन क्या है, निगेटिव है। तो इसकी साइन क्या है, इसका वैल्यू जितना छोटा है उतना क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर। तो इन दोनों में ये क्या होगा, HI क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। क्यों, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ pKa ग्रेटर द एसिडिक कैरेक्टर। तो HI इज द स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCl। अभी जो केमिकल रिएक्टिविटी है ग्रुप 18 की, तो ग्रुप 18 ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट ही नहीं होते, इसलिए उसकी कोई रिएक्शन भी नहीं होंगे। चलो हमें थर्ड प्रॉपर्टी देखनी है। अभी थर्ड प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। पहले हम देखते हैं ग्रुप 16 के लिए। तो चलो ग्रुप 16 का पहले देखते हैं। तो क्या होगा, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 दे फॉर्म ऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ जो फॉर्म होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ऑक्साइड कहा जाता है। ओके, तो ये क्या करते हैं, ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। दो टाइप के ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, एक करेंगे EO2 टाइप के और एक करेंगे EO3 टाइप के। तो यहाँ पे E क्या हो सकता है, E फॉर एलिमेंट, एलिमेंट हो सकते हैं यहाँ पे, वैसे तो ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर, Se, Te एंड PO, इतने चार क्या हो सकते हैं, E फॉर। तो दो टाइप के ऑक्साइड क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। हम पहले देखेंगे EO2 टाइप के ऑक्साइड क्या होते। तो EO2 के ऑक्साइड कौन से हो सकते हैं, एक तो क्या है, E मतलब एलिमेंट, O2। तो ऑक्सीजन अगर O2 के साथ फॉर्म होता है तो ये क्या बनाएगा, O3 बनाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, ओजोन। और सल्फर अगर O2 के साथ रिएक्ट होता है तो ये बनाएगा SO2, इसे हम क्या कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, अगर SeO2 के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनाएगा, SeO2। ये कौन से स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। ये दोनों भी कौन से स्टेट में होंगे, गैसेस स्टेट में होंगे। ओके, ये वहाँ पे बना लेता है सेलेनियम डाइऑक्साइड। ओके, ये जो है सेलेनियम डाइऑक्साइड और SO2, ये वापस वाटर के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट होते। ये दे आर एसिडिक इन नेचर एंड रिएक्ट इन वाटर। तो ये दोनों क्या है, ये गैस फॉर्म में, ये गैस फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में, और इन दोनों का कैरेक्टर क्या है, एसिडिक कैरेक्टर, इसलिए ये वाटर के साथ क्या होते हैं, रिएक्ट होते। कैसे रिएक्ट होंगे देखो। तो सबसे पहले SO2 एसिडिक कैरेक्टर होने की वजह से वाटर के साथ रिएक्ट होगा और यहाँ पे बनाएगा ये H2SO4। ये तो हमारे पहचान वाला है, कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड। वैसे ही SeO2 भी क्या है, एसिडिक नेचर में, इसलिए वाटर के साथ क्या होता है, रिएक्ट होता है और यहाँ पे ये बनाता है H2SeO4। इसे कहा जाता है सेलेनियस एसिड, इसे सल्फ्यूरिक एसिड, इसे सेलेनियस एसिड कहा जाता है। ओके, जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है डाइऑक्साइड की, तो वो डाइऑक्साइड की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, डिक्रीज होती है। मतलब SO2 से लेकर TeO2 तक क्या होती है, ये डिक्रीज होती है प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी। ओके, बट
ये जो सॉरी, तो यहाँ से यहाँ पे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मतलब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हमारा SO2 जो होगा वो क्या होगा, इट इज़ द गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये सर होगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत अच्छा वाला रिड्यूसिंग एजेंट है ये। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होता है, ये खुद का ऑक्सीडेशन करेगा और दूसरों को क्या करेगा, रिडक्शन में हेल्प करेगा। बट जो TeO2 है वो TeO2 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, खुद का रिडक्शन करते हैं और दूसरों को ऑक्सीडेशन में हेल्प करते। तो यहाँ से यहाँ पे क्या हो रही है, जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, SO2, और सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, TeO2। चलो अभी हमें सेकंड देखना है। सेकंड टाइप का जो ऑक्साइड फॉर्म हुआ था कौन सा था, सेकंड ऑक्साइड है EO3। ओके, E फॉर एनी एलिमेंट आउट ऑफ दिस। तो यहाँ पे कौन से फॉर्म हो सकते हैं, SO3 फॉर्म हो सकता है, SeO3 फॉर्म हो सकता है, TeO3 फॉर्म हो सकता है। ओके, ये क्या होते हैं, ये जो एसिड है ये सारे क्या है, एसिडिक कैरेक्टर वाले, ये सारे क्या है वाटर में डिजॉल्व हो जाते। तो देखो SeO3 अगर पानी में डिजॉल्व होता है तो क्या बनाएगा, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो ये बनाएगा H2SeO4। ओके, इसे सैलिनिक एसिड कहा जाता है। अगर TeO3 वाटर के साथ डिजॉल्व होता है, क्यों, एसिडिक कैरेक्टर की वजह से, तो ये क्या बनाता है, H6 है, सॉरी इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है, H6TeO6। तो H6TeO6 को ये बनाएगा, इसे कहा जाता है टेलुरिक एसिड। तो ये एसिडिक कैरेक्टर वाले कंपाउंड क्या है, ऑक्सीजन के साथ बनते हैं। तो दो टाइप के ऑक्साइड बनेंगे, EO2 टाइप एंड EO3 टाइप। इस पे आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Te इन TeO3। तो चलो इसका होगा -2, इसे हम x कंसिडर करेंगे। सो x प्लस 3 टाइम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन का होता है -2, न्यूट्रल स्पीसीज है इसलिए 0। तो x 3 2 6 -6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +6 वैल्यू होगी, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +6 होगा। तो इसका आंसर होगा +6। चलो ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी अब ये ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की देखते हैं, हैलोजन की। मतलब ग्रुप 17 हैलोजन, दे फॉर्म मेनी ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन बट मोस्ट ऑफ दे आर अनस्टेबल। ये ऑक्साइड तो बनाते, बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाएंगे, बट ये ऑक्साइड क्या होते, अनस्टेबल होते, याद रखना है। हैलोजन जो भी ऑक्साइड्स बनाएंगे ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि 17 मतलब कौन है, हैलोजन फैमिली। तो हैलोजन ऑक्साइड तो बहुत सारे बनाएंगे लेकिन सारे क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। फ्लोरीन जो ऑक्साइड फॉर्म करता है वो होता है OF2, O2F2। इनमें से जो OF2 होता है वो क्या होता है, थर्मली स्टेबल होता है, और दोनों भी क्या है यहाँ पे फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, दोनों भी फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। ये जो O2F2 है इसे ऑक्सीडाइज किया जाता है, प्लूटोनियम को ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि PuF6 बन सके। तो प्लूटोनियम के साथ इसकी रिएक्शन होके ये क्या बनाता है, PuF6 बनाता है। तो प्लूटोनियम के ऑक्सीडेशन के लिए इसे यूज़ किया जाता है O2F2 को। ओके, ये रिएक्शन जो है प्लूटोनियम की एज अ PuF6 बनाने की, ये क्या है, न्यूक्लियर फ्यूल। तो ये न्यूक्लियर फ्यूल मतलब ये क्या है, एक रेडियो एक्टिव रिएक्शन है, तो वहाँ पे इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। थर्मल स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। हाई टेम्परेचर में ये स्टेबल रहता है, ये स्टेबल नहीं रहता। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो होता है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम को PuF6 में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो ये हो गया पहला फ्लोरीन। दूसरे की बात करते हैं क्लोरीन की। तो जो क्लोरीन होता है वो क्या बनाएगा, Cl2O बनाएगा, ClO2 बनाएगा, Cl2O6 बना सकता है, Cl2O7 तक भी बना सकता है।
ओके, इतने सारे क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। आर हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सारे क्या है, रिएक्टिव भी है और क्या किस तौर पे एक्ट होते हैं, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद का रिडक्शन करेंगे और दूसरों को ऑक्सीडेशन में हेल्प करेंगे। ओके, इनमें से जो ClO2 जो है, ClO2 ये जो वाला ClO2 क्या होगा, इनमें से इसे ब्लीचिंग एजेंट की तौर पे यूज किया जाता है। तो ब्लीचिंग सबको पता है, ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे यहाँ पे यूज किया जाएगा ClO2 को फॉर द पेपर पल्प इन टेक्सटाइल एंड वाटर ट्रीटमेंट। तो कहाँ कहाँ पे यूज होता है, पेपर इंडस्ट्री में पेपर का कलर ब्राइट करना है तो, उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर कोई भी टेक्सटाइल है मतलब कोई भी यहाँ पे कपड़ा है तो उसका कलर ब्राइट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। और इसके साथ साथ इसे कहाँ यूज़ किया जाता है, वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है। जो वाटर ट्रीटमेंट होते हैं, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर करने की जो प्रोसेस होती है, मतलब सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करने की प्रोसेस, वहाँ पे भी इसे यूज़ किया जाता है एज अ ब्लीचिंग एजेंट। तो इनमें से ClO2 क्या है, यूज़फुल है, ये इसके 3 यूज़ है, पेपर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल में और वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है एज अ ब्लीचिंग एजेंट। थर्ड, अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो Br का क्या होगा, देखो तो ये जो ब्रोमीन जो होता है ये बनाता है Br2O, उसके साथ बनाता है BrO2, उसके साथ बनाता है BrO3। तो इतने इसके क्या होंगे, ऑक्साइड होंगे। ये क्या होते हैं, लीस्ट स्टेबल हैलोजन ऑक्साइड, बहुत ही कम स्टेबल है, तो इनको हम कहेंगे लीस्ट स्टेबल ऑक्साइड। तो इनकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम है। क्यों कम है इनकी स्टेबिलिटी, क्योंकि ये जो होते हैं मिडल रो के, ओके, ये पावरफुल क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इनको यूज़ किया जाता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब अगर किसी का रिडक्शन ये खुद का क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं और दूसरे रिएक्शन को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करते हैं दूसरे कंपाउंड को। तो ये है लीस्ट स्टेबल 3 है ब्रोमीन के। आयोडीन की अगर बात करें तो आयोडीन क्या क्या बनाता है, I2O4 बनाता है आयोडीन, I2O5 बनाता है आयोडीन, उसके साथ I2O7 तक बनाता है आयोडीन। ओके, ये क्या होते हैं, इनसोल्यूबल सॉलिड होते हैं। तो ये सॉलिड स्टेट में और इनसोल्यूबल सॉलिड है, बट जैसे हीट करोगे ये क्या होते हैं, डीकम्पोज होने लगते हैं, मतलब ब्रेक होते हैं, डीकम्पोज ऑन हीटिंग। सॉलिड कंडीशन में हीट करने की वजह से क्या होते हैं, डीकम्पोज करते हैं। इनमें से जो I2O5 है, इट इज़ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसे यूज़ किया जाता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बहुत सारे हैलोजन के ऑक्साइड क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होते हैं। और इसे कहाँ यूज़ किया जाता है, इन द प्रिपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रिपरेशन में इसे यूज़ किया जाएगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन द मैन्युफैक्चरिंग और एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड I2O5 इज यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो हायर ऑक्साइड्स होंगे हैलोजन के, वो क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं दैन द लोअर वन। हायर ऑक्साइड जो होंगे, हायर ऑक्साइड वो स्टेबल होते हैं लोअर से, और इसको यूज़ किया जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन में। तो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा है ClO2 के यूजेस बताओ। जैसे मैंने अभी बताया था, इसको यूज़ किया जाता है एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन द पेपर पल्प इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द वाटर ट्रीटमेंट। तो ये 3 यूज आप क्या करोगे, लिख दोगे। तो हमने 2 ग्रुप की बात की, 16, 17। ग्रुप 18 तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा नहीं, सिर्फ जेनॉन होता है, और जेनॉन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके। चलो अभी हमें 4th प्रॉपर्टी देखनी है, केमिकल रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन। हैलोजन के टूवर्ड जो केमिकल रिएक्टिविटी है, पहले हम बात करेंगे ग्रुप 16 पे। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट टूवर्ड्स द हैलोजन। तो ग्रुप 16 एलिमेंट मतलब कौन से, ये ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट है। दे रिएक्ट विथ हैलोजन, गिव द लार्ज नंबर ऑफ हलाइड्स। तो कौन से हलाइड फॉर्म करेंगे ये, ई फॉर एनी एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 16, एक्स फॉर हैलोजन। तो यहाँ पे 6 फॉर्म करता है, EX6, EX4 और EX2 टाइप के क्या करता है ये, यहाँ पे फॉर्म होते हैं प्रोडक्ट्स हैलोजन के साथ। ओके, यहाँ पे ई क्या होगा, ई होगा सल्फर, सेलेनियम एंड टेलोरियम।
ये 3 हो सकते। और X क्या होंगे? हैलोजन। कौन से हैलोजन हो सकते? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके, तो चलो पहला हमें देखना है अभी EX6 टाइप का, उसे कहा जाता है हेक्सा हलाइड। हेक्सा हलाइड, हेक्सा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन 6 टाइम प्रेजेंट है, तो इसे कहा जाता है हेक्सा हलाइड। तो इसकी बात करते हैं हेक्सा हलाइड की। तो क्या होगा? कौन से बन सकते हैं? SF6 बन सकता है, SeF6 बन सकता है, TeF6 बन सकता है। ओके, ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनते, मतलब डायरेक्ट सल्फर और फ्लोरीन के कॉम्बिनेशन से ये हेक्सा हलाइड बनेंगे। ये जो होते कलरलेस होते, ये हेक्सा हैलाइड क्या होंगे? कलरलेस होंगे, गैसेस फॉर्म में होते। ओके, इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है यहाँ पे सेंट्रल एटम का, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम का ही होता है। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये हमारे सिलेबस में नहीं था इसलिए हमने नहीं देखा था, लेकिन इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2d3। याद रखना है क्योंकि ये कभी कभी एग्जाम में आता है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल होता है। तो ऑक्टाहेड्रल क्या होगा? इनका शेप कह सकते हो या फिर सिमेट्री कह सकते हो, ऑक्टाहेड्रल होगा ये। ओके, इनका जो स्टेबिलिटी होती है हलाइड्स की, और स्टेरिक रीजन की वजह से क्या होती है? इनकी स्टेबिलिटी होती है। तो स्टेबिलिटी क्या होगी? इनके जो रिएक्शंस होते हैं, मतलब ये फ्लोरीन के साथ भी कर सकते हैं, तो जो फ्लोराइड जो होते हैं, इनके फ्लोराइड जो होते हैं, इनके फ्लोराइड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। सेकंड नंबर पे इनके क्लोराइड्स प्रेजेंट होंगे, क्लोराइड स्टेबल होंगे। फिर इनके ब्रोमाइड्स प्रेजेंट स्टेबल होंगे, और सबसे लेस स्टेबल कौन होते हैं? इनके आयोडाइड होते। ओके, क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ऑफ स्टेरिक इंटरेक्शन। जितना बड़ा नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, स्टेरिक इंटरेक्शन क्या होता है? इंक्रीज होता है, और इनकी ऐसी स्टेबिलिटी होंगी। मतलब ये जो ग्रुप 16 के फ्लोराइड्स होंगे सबसे स्टेबल होंगे, क्लोराइड होंगे लेस स्टेबल होंगे, ब्रोमाइड उससे भी कम स्टेबल होंगे, और आयोडाइड क्या होंगे? सबसे कम स्टेबल होंगे। चलो अभी सेकंड हमें देखना है यहाँ पे EX4। इनको क्या कहा जाता है? टेट्रा कहा जाता है। टेट्रा मतलब 4, टेट्रा हलाइड, क्योंकि 4 हैलोजन प्रेजेंट है। ओके, टेट्रा हलाइड कौन से बन सकते हैं? यहाँ पे SF4 बन सकता है, SeF4 बन सकता है, TeF4 बन सकता है, उसके बाद TeCl2 भी बन सकता है। ओके, इनका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है सेंट्रल एटम का, वो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 तो हम देख चुके, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। इनका जो सिमेट्री होता है वो क्या होता है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो ये MCQ पॉइंट है, इसे याद रखना है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल बाय पिरामिडल क्या होगा? इनका ज्योमेट्री होगा। तो यहाँ पे क्या होता है? इस पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से क्या आता है? इनका ट्राइगोनल बाय पिरामिडल टाइप का क्या होता है? इनका सिमेट्री होता है। तो ये आपको क्या करना है? याद रखना है। तीसरा हमें देखना है, तीसरा कौन है? इसे क्या कहा जाता है? डाई हलाइड कहा जाता है, क्योंकि 2 ही हलाइड प्रेजेंट है। डाई मतलब 2, डाई हलाइड। तो डाई हलाइड कौन से बन सकते हैं? देखो यहाँ पे बनेगा SCl2, SeCl2, उसके बाद TeCl2। इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सेंट्रल एटम का sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इनका जो सिमेट्री होता है वो क्या होगा? जो शेप होगा टेट्राहेड्रल शेप होगा। ओके, टेट्राहेड्रल शेप होता है, और इनका जो होता है 2 लोन पेयर इन पे क्या होती है? प्रेजेंट होती है। तो इन पे 2 लोन पेयर कैसे होगी? जब सपोज सल्फर है, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, एक यहाँ पे आएगा और एक लोन पेयर यहाँ पे आएगा। तो ऐसे 2 लोन पेयर इनके पास प्रेजेंट होते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और इनका स्ट्रक्चर क्या होगा? टेट्राहेड्रल होता है। ओके, चौथा हमें देखना है कि जो मोनोहलाइड्स होते, तो मोनोहलाइड्स कैसे होंगे? देखो, मोनोहलाइड्स आर
क्या होते, डायमेरिक होते, मतलब H2F2 डायमेरिक, मतलब अगर ये 2 टाइम आया तो ये भी 2 टाइम आएगा, H2Cl2, Se2Cl2, Se2Br2, तो इनको क्या कहा जाता है, डायमेरिक कहा जाता है। ओके, डायमेरिक हैलाइड क्या होते हैं, दे डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन दिखाते हैं। डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन क्या होती है, देखो यहाँ पे, तो डिस्प्रपोर्शन की रिएक्शन से क्या होंगे, ये SeCl4 बनाएंगे और 3Se। डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन मतलब एक ही रिएक्शन 2 पार्ट में क्या होती है, ब्रेक होती है, तो इसे क्या कहा जाता है, 2 अलग अलग प्रोपोर्शन में क्या होती है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसे क्या कहा जाता है, डिस्प्रपोर्शन। तो ये ऐसी डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन ये दिखाते हैं, इनको क्या कहा जाएगा, डायमेरिक मोनोहलाइड्स। तो मोनोहलाइड डायमेरिक होते हैं नेचर में, मतलब अगर फ्लोरीन 2 टाइम आया तो दूसरा भी 2 टाइम, क्लोरीन 2 टाइम आया तो इसे क्या कहा जाता है, मोनोहलाइड्स ऑफ आर डायमेरिक इन नेचर। आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है इंटरनेट माय फ्रेंड, ड्रॉ करने ये 2 स्ट्रक्चर। ओके, तो चलो इसे ड्रॉ करते। Se, ये हो गया एक फ्लोरीन, ये हो गया दूसरा फ्लोरीन, ये हो गया तीसरा फ्लोरीन, ये हो गया, या ऐसे दिखाते अबो द प्लेन और बिलो द प्लेन है ना, चौथा फ्लोरीन, और यहाँ पे एक होगी लोन पेयर। ओके, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, SeF4। तो SeF4 जो होता है, इसका क्या होता है, इसे क्या कहा जाता है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। तो देखो ये ट्राइगोन है और यहाँ पे क्या है, बायपिरामिड है, ऊपर भी एक पिरामिड है, नीचे भी एक पिरामिड। इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे होगा, तो इसके पास 2 क्लोरीन है, ये स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी पहले भी ड्रॉ किया है, तो इसके पास 2 लोन पेयर है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर हम 11th में भी पढ़ चुके। सेकंड हमें देखना है ग्रुप 17 का। देखो, हैलोजेंस कंबाइन अमॉन्ग देमसेल्फ, एक दूसरे के साथ ही क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो ये इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या कर सकते, फॉर्म कर सकते। तो कैसे इंटर हैलोजन कंपाउंड फॉर्म करेंगे, इस पे ज़्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये एक हैलोजन है पहला, और दूसरे हैलोजन के साथ ये क्या होगा, रिएक्ट होगा। यहाँ पे एक हैलोजन है, ये दूसरे के साथ रिएक्ट होगा ऐसे, ये पहला हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ क्या होगा, ऐसे, पहला हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ रिएक्ट होगा ऐसे। तो ये क्या करते हैं, इंटर मोलिक्यूल बनाते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, पहला जो एक्स है वो लार्ज साइज़ वाला है, और दूसरा एक्स जो है वो क्या है, स्मॉल साइज़ वाला है। ओके, तो ऑलरेडी इंटर हैलोजन कंपाउंड जो है वो इसी चैप्टर में हमें आगे पढ़ने, इसलिए अभी इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। चलो अभी हमें देखना है हैलोजन के रिएक्शन विद ग्रुप 18 एलिमेंट। ग्रुप 18 मतलब कौन सा है, नोबेल गैसेस, केमिकली क्या होते हैं, वो इनर्ट होते, लेकिन क्रिप्टॉन और जीनॉन क्या होते हैं, वो डायरेक्टली फ्लोरीन के साथ रिएक्ट होते हैं। अगर जीनॉन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेम्परेचर की ज़रूरत है 373 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ज़रूरत है, तब ये बनाता है XeF2, और ये होता है सॉलिड फॉर्म में। ये भी गैस था और ये भी गैस था, इसे कहा जाता है ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड। तो ये डायरेक्ट रिएक्शन होती है ज़ेनॉन की और फ्लोरीन की। ज़ेनॉन फ्लोराइड जो होते हैं तो वो अलग अलग होते हैं, XeF2 जैसे बनता है वैसे XeF4 भी बन सकता है, XeF6 भी बन सकता है। ओके, सारे क्या होते हैं, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, अभी अभी मिले हैं, बहुत साल नहीं हुए, 10 साल पहले, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, ये कलरलेस होते हैं। ओके, और इनकी जो ये जो होंगे ये क्या होते हैं, पावरफुल फ्लोरीनेटिंग एजेंट, तो इनको यूज़ किया जाता है फॉर एज अ फ्लोरीनेटिंग एजेंट। तो फ्लोरीनेटिंग, जहाँ पे फ्लोरीन का क्या करना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वहाँ पे इनको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगे, कलरलेस होंगे और फ्लोरीनेटिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होंगे। तो सिर्फ यही है हमारे सिलेबस में। चलो हमें फिफ्थ प्रॉपर्टी देखनी है, केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द मेटल। पहले ग्रुप 16 की बात करते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म द करस्पॉन्डिंग कंपाउंड। कुछ एग्जांपल है यहाँ पे देखो, एल्यूमिनियम के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहा है, यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। वैसे ही कॉपर के साथ सल्फर फॉर्म होता है, यहाँ पे कॉपर सल्फाइड फॉर्म होता है। यहाँ पे जो सल्फर होगा उसका, सॉरी कॉपर जो होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा।
मैग्नीशियम जब सेलेनियम के साथ फॉर्म होता है, रिएक्ट होता है, तब क्या बनाता है यहाँ पे मैग्नीशियम सेलेनाइड बनाता है। ऐसे क्या होंगे, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स क्या है, मेटल के साथ रिएक्ट होते, रेडिली रिएक्ट होते और करस्पॉन्डिंग कंपाउंड बनाते। ग्रुप 17 की बात करेंगे तो ग्रुप 17 के जो एलिमेंट होते हैं जिनको हम हैलोजन कहते हैं, वो क्या होते हैं, मेटल के साथ इंस्टेंटली बहुत फास्ट क्या होते हैं, रिएक्ट होते हैं, क्योंकि उनको एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है उनका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और मेटल रेडिली उनको इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार होते हैं। तो क्या फास्ट रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे देखो, सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट होकर सोडियम क्लोराइड बना सकता है, मैग्नीशियम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट होकर मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना सकता है। तो जो आयोनिक कैरेक्टर होता है इनका, एम फॉर एनी क्या होगा, मोनोवैलेंट मेटल होगा, कोई भी मोनोवैलेंट जिसकी वैलेंसी 1 होती। मोनोवैलेंट मेटल कौन से होते हैं, सोडियम पोटेशियम, ये क्या है, मोनोवैलेंट मेटल है, इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे हम एम के तौर पे इनमें से कोई भी यूज़ करेंगे। तो एम एफ जो होता है वो क्या होता है, इनका आयोनिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। उसके बाद होता है एम सी एल, उसके बाद होता है एम बी आर, और सबसे कम होगा एम आई। तो सबसे ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर, ये क्या है, आयोनिक कैरेक्टर की ऑर्डर है, किसके साथ, मोनोवैलेंट मेटल के साथ। तो एम फॉर सोडियम या पोटेशियम कोई भी हो सकता है। तो मेटल सपोज सोडियम फ्लोराइड है या पोटेशियम फ्लोराइड है, या फिर सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड, ये क्या होगी, उनकी आयोनिक कैरेक्टर की ऑर्डर होगी। ये सबसे आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, उससे थोड़ा कम इसका, उससे थोड़ा कम इसका, सबसे कम आयोनिक कैरेक्टर किसका होगा, एम आई का होगा। ओके, द मेटल हैलाइड्स हैविंग द मेटल इन देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और मोर कोवैलेंसी, तो क्या करते हैं यहाँ पे, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल है उनके साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। जैसे यहाँ पे बन सकता है SnCl4 बन सकता है, उसके बाद PbCl2 बन सकता है, उसके बाद SbCl5 बना सकता है, उसके बाद यूरेनियम फ्लोरीन के साथ रिएक्ट हो सकता है। ओके, इनकी क्या है, कोवैलेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है, किससे, SnCl2 से ज़्यादा है, उसके बाद PbCl2 से ज़्यादा है, यहाँ पे 4 चाहिए, उसके बाद SbCl3 से ज़्यादा है, और UF4 से ज़्यादा है। इनकी जो होगी कोवैलेंसी, इनसे इनकी कोवैलेंसी क्या है, ज़्यादा है, तो ऐसे कंपाउंड बन सकते। ग्रुप 18 की बात करें तो क्या होगा, नोबल गैसेस आर केमिकली इनर्ट टूवर्ड्स द हैलोजन, ऑक्सीजन एंड मेटल। तो तीनों की तरफ क्या है, ये न्यूट्रल है, रिएक्शन नहीं दिखाते। तो ऐसा क्यों होता है, नोबल गैसेस आर केमिकली इनर्ट, डू नॉट डायरेक्ट रिएक्ट विथ हैलोजन, ऑक्सीजन और मेटल। हैलोजन, ऑक्सीजन और मेटल के साथ डायरेक्टली क्या है, ये नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं होते, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल है, इनके लास्ट ऑर्बिटल में जगह ही नहीं इलेक्ट्रॉन के लिए, इसलिए ये क्या करते हैं, ना ही ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं, हैलोजन के साथ रिएक्ट होते हैं, ना ही मेटल के साथ रिएक्ट होते, किसी के साथ रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। और एक आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ ब्रोमीन ऑन मैग्नीशियम मेटल। तो मैग्नीशियम मेटल है, मतलब कौन से फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में। Br2 ब्रोमीन हमेशा क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। इसकी रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे बनेगा MgBr2, एक सॉलिड क्रिस्टलाइन आयोनिक कंपाउंड होगा जिसका नाम होगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, तो ये कंपाउंड बनेगा। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज हमने सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली है। मुझे पता है थोड़ा सा बड़ा लेक्चर बन गया है, लेकिन सारे प्रॉपर्टीज़ एक ही जगह पे कवर हो चुके हैं। आप 1-2 बार वीडियो को अच्छे से रिपीट करके देखिए। जहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट बोला, MCQ पॉइंट बोला है, उसे नोट डाउन करके पढ़ते रहिए। खुद का ख्याल रखिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।